मुहर्रम का दिन था। सुनील एक पुरानी सी इमारत की पहली मंजिल के टेरेस पर अपने टेलीस्कोपिक लेंस वाले कैमरे के साथ खड़ा था। वो टेरेस फुटपाथ पर बने बरामदे के एकदम ऊपर थी और यूं मालूम होती थी जैसे इमारत का अंग ना हो। वो इमारत कमर्शियल स्ट्रीट में थी और वहां से पूरी स्ट्रीट को सड़क के मोड़ तक बड़ी सहूलियत से देखा जा सकता था। अभी वहां ताजियों का जुलूस पहुंचने वाला था, जिसकी एक बड़ी ही उम्दा तस्वीर खींचने की खातिर सुनील मकान मालिक की अनुमति प्राप्त करके उस टेरेस पर चढ़ा हुआ था। वो रेलिंग के सहारे खड़ा लापरवाही से सिगरेट के कश लगाता हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। जुलूस के वहां पहुंचने में अभी कुछ देर मालूम होती थी। उससे कोई 4 इमारत परे उसी लाइन में एक 3 मंजिली आधुनिक इमारत थी, जिसकी तरफ रह रहकर उसकी निगाह उठ जाती थी। उस इमारत का नाम श्रीनिवास हाउस था और वो मुख्यतः दफ्तरों के लिए बनाई गई थी। उस इमारत की तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में साप्ताहिक पत्र हलचल का दफ्तर था और सुनील सोच रहा था कि तस्वीर खींच चुकने के बाद वो हलचल के दफ्तर में जाएगा। शायद उसकी हरिप्रकाश त्यागी से मुलाकात हो जाए। हरिप्रकाश त्यागी उस पत्र का संपादक प्रकाशक था, लेकिन कोई 1.5 साल पहले वह ब्लास्ट की नौकरी छोड़कर उसने अपना अखबार निकाल लिया था। अखबार की कोई खास सर्कुलेशन नहीं थी, लेकिन त्यागी एकाएक बड़ा संपन्न लगने लगा था। उसकी संपन्नता की बड़ी मिसाल यही थी कि उसने श्रीनिवास हाउस जैसी महंगी जगह में अपना दफ्तर बनाया हुआ था। कई लोगों का कहना था कि त्यागी की संपन्नता का इकलौता कारण यह था कि वह अखबार नवीस नहीं, ब्लैकमेलर था। अपने अखबार की आड़ लेकर वो नगर के कई लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। खुद सुनील आज तक फैसला नहीं कर पाया था कि उन अफवाहों में कोई दम था या नहीं। वैसे हरिप्रकाश त्यागी बड़ा काइया आदमी था और ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग रैकेट चला लेने में पूर्णतः समर्थ था। कई बार सुनील ने चाहा था कि वो इस मामले में कोई गहरी तफ्तीश करे, लेकिन फिर उसे वो फिजूल का सरदर्द कहकर इरादा छोड़ देता था। इस बार सुनील की निगाह श्रीनिवास हाउस की तरफ उठी तो वहीं टिक कर रह गई। इमारत के मुख्य द्वार से लगभग भागती हुई एक युवती निकली। वो यूं बदहवास सी बाहर निकली थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। सुनील उस युवती को जानता था। उसका नाम अचला मजूमदार था। वो नगर के एक प्रख्यात उद्योगपति ए मजूमदार की इकलौती लड़की थी। आज से 1.5-2 साल पहले वो भी कुछ महीने के लिए ब्लास्ट की नौकरी कर चुकी थी। तब उसने अपनी पढ़ाई समाप्त की ही थी और उसे पत्रकारिता का ताज़ा ताज़ा शौक चढ़ाया था। मजूमदार की ब्लास्ट के मालिक और चीफ एडिटर मलिक साहब से वाकफियत थी, जिसकी वजह से वो अप्रेंटिस के तौर पर ब्लास्ट में भर्ती कर ली गई थी। लेकिन पत्रकारिता में उसका मन नहीं लगा था और वो जल्दी ही बोर होकर वहां से भाग गई थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, आधुनिक थी, आजाद ख्याल थी और काफी हद तक उच्छृंखल थी। अखबार नवीसी की बोरिंग रूटीन में बंद कर रह पाना उसके बस की बात ही थी ही नहीं। सुनील को हैरानी थी कि वो कुछ महीने भी ब्लास्ट में कैसे टिक गई थी। उसका तो ख्याल था कि वो एक पखवाड़े में भी भाग जाने वाली थी। सुनील ने दूर तक सड़क पर निगाहें दौड़ाई। जुलूस अभी सड़क पर दाखिल नहीं हुआ था। सुनील ने सिगरेट फेंका, कैमरा संभाला और नीचे भागा। अचला फुटपाथ पर उसी तरफ चली आ रही थी। वो व्याकुल भाव से रह रहकर सड़क पर निगाह डाल लेती थी। सुनील फुटपाथ पर आकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अचला सीधी उसकी छाती से आ टकराई। उसके मुंह से एक डरी हुई सिसकारी निकली। हेलो अचला, सुनील बोला। अचला ने सिर उठाया। सुनील को देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसने कसकर सुनील का हाथ पकड़ लिया और बोली, सुनील तुम? हाँ मैं। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं नहीं तो। अभी मैंने तुम्हें श्रीनिवास हाउस से निकलते देखा था। तुम तो वहां से यूं निकली थी जैसे इमारत में आग लग गई हो। वो चुप रही। वो बेहद भयभीत लग रही थी। क्या वहां त्यागी से मिलने गई थी? वो बुरी तरह चौंकी। बात क्या है? सुनील,
उसने सुनील का हाथ छोड़ा और कसकर उसकी बांह थाम ली। सुनील, तुम जरा मेरे साथ चलो। कहाँ? सुनील ने हैरानी से कहा। कहीं भी, कमर्शियल स्ट्रीट से दूर। क्यों? यहां क्या हो गया? बताऊंगी, लेकिन पहले यहां से चलो। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर बाद यहां मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर खींचनी है। मैं यहां से चला गया तो मेरा असिस्टेंट न्यूज एडिटर किरमानी यही समझेगा कि मैंने जानबूझकर तस्वीर नहीं खींची, और मेरी उससे वैसे ही जरा कम बनती है। बल्कि ये समझो कि बनती ही नहीं है। कैसी तस्वीर खींचनी है तुमने? ताजिए के जुलूस की। जुलूस तो अभी नहीं दिखाई दे रहा। तुम मुझे कम से कम टैक्सी स्टैंड तक तो छोड़ाओ। सुनील, मेरी टांगें कांप रही हैं। मुझे भय है कि कहीं मैं पहला कदम उठाते ही फुटपाथ पर ही ढेर ना हो जाऊं। बात क्या है? मैं म, मैंने मैंने अभी एक कत्ल कर दिया है। किसका? हरिप्रकाश त्यागी का। ओ माय गॉड! क्यों? अचला ने उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें मूंद ली और यूं लहराई जैसे वो बेहोश होकर गिरने लगी हो। सुनील ने एक व्याकुल निगाह कमर्शियल स्ट्रीट में दूर तक डाली। जुलूस अभी उस सड़क पर दाखिल नहीं हुआ था। उसने अचला के कंधे के गिर्द अपनी बांह लपेटी और उसे लेकर टैक्सी स्टैंड की तरफ चल दिया। अचला, होश में आओ, अपने आप को संभालो। रास्ते में वो दबे स्वर में उसे डपट कर बोल रहा था। अचला चुप रही। थोड़ी ही आगे एक रेस्टोरेंट था। सुनील अचला को उसमें ले गया। उसने 2 कैंपा कोला मंगवाए। उसने जबरदस्ती उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और फिर उसे किसी हद तक अपने आप पर काबू पा चुका पाकर वो बोला, अब बताओ, क्या किस्सा है? सुनील, वो भयभीत स्वर में बोली, क्या वो मुझे फांसी पर लटका देंगे? पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? सुनील तनिक झल्लाए स्वर में कहा। क्या कर दिया तुमने? सुनील, तुम मुझे बचा सकते हो। देखो, अगर तुम अक्ल की बात करना शुरू नहीं करोगी तो मैं अभी लोगों के सामने तुम्हें एक तमाचा जड़ दूंगा। वो सक पकाई। बोलो, किया क्या है तुमने? अभी अभी मैंने हरिप्रकाश त्यागी को अपने पापा के रिवॉल्वर से शूट कर दिया। वो लगभग फुसफुसाती हुई बोली। वो रिवॉल्वर कहाँ है? सुनील ने भी धीमे स्वर में पूछा। वहीं, त्यागी के ऑफिस में, लाश के पास। तुमने कितने फायर किए थे? 2। वो तुम्हारे सामने गिरकर मर गया था? हाँ, उसके गिरते ही मैं रिवॉल्वर फेंक कर वहां से भाग खड़ी हुई थी। ऐसी नौबत क्यों आई? अचला हिचकिचाई। सुनील को हलचल के बारे में सुनी अफवाहों का ख्याल आया। क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? सुनील ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। अचला ने चौंक कर सिर उठाया। फिर उसने हामी भर दी। किस आधार पर? पूरी दास्तान सुनाने की जरूरत नहीं है, मुझे मोटी मोटी बात बताओ। मेरी कुछ चिट्ठियां हैं उसके पास जिन्हें वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं ब्लास्ट में नौकरी कर रही थी, उन दिनों त्यागी भी वहीं था। तब मेरी उससे थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूटी मिल गई थी। उसी दौरान एक बार मुझे कहते शर्म आ रही है। मूर्ख मत बनो। पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो और अनपढ़ गवारा जैसी बात कर रही हो। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी बोलो, किस्सा क्या है? एक बार मैं एक रविवार को चुपचाप उसके साथ झेरी के कॉटेज में भी जाकर रही थी। वहां उसने मेरी कुछ तस्वीरें भी खींची थी, बड़ी ऊटपटांग तस्वीरें। सुनील, शायद तुम्हें मालूम ही होगा कि मेरी शादी होने वाली है। प्रकाश से? हाँ। त्यागी मुझे पिछले 1 साल से यही कहकर ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं उसकी मांगे स्वीकार नहीं करती रही तो वो प्रकाश को सब कुछ बता देगा। प्रकाश एक ऊंचे घराने का एक बहुत ही ऊंची नाक वाला लड़का है। अगर उसके घर वालों को पता लग गया कि मेरे नाम के साथ कोई स्कैंडल जुड़ा हुआ है
तो वो हरगिज भी प्रकाश को मुझसे शादी नहीं करने देंगे। आई सी। त्यागी का मुंह बंद रखने के लिए तुम उसे ब्लैकमेल की रकमें अदा करती रही हो? हाँ। तो अब भी करती रहती। अब उसका कत्ल करने की नौबत कैसे आ गई? क्योंकि अब वो ब्लैकमेलिंग की रकमों के साथ साथ मुझे भी हासिल करना चाहता था। वो चाहता था कि एक बार मैं फिर पहले की तरह उसके साथ झेरी चलूं। ओह, फिर? आज मैं अपने पापा के रिवॉल्वर लेकर उसके ऑफिस में गई थी। मेरा इरादा उसे रिवॉल्वर दिखाकर केवल धमकाने का था। मेरा ख्याल था कि वो मेरी धमकी में आ जाएगा और डरकर चुप हो जाएगा। भयभीत होने के स्थान पर वो वही मुझ पर झपट पड़ा और फिर फिर मजबूरन मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। तुमने उसे अच्छी तरह ठोक बजाकर देखा था कि वो मर गया था? क्या मतलब? शायद वो मरा ना हो। शायद तुम्हारी गोलियां उसके शरीर के किसी ऐसे अंग पर ना लगी हों जहां गोली लगना घातक सिद्ध हो सकता हो। मैंने उसकी नब्ज तो नहीं टटोली थी, लेकिन वो निश्चय ही मर गया था। वो मेरे सामने टराकर गिरा था और गिरते ही निश्चेष्ट हो गया था। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, सबसे पहले तो जाकर यही देखना होगा कि वो मर गया है या नहीं। अचला चुप रही। तुम्हें रिवॉल्वर वहां छोड़कर नहीं आनी चाहिए थी। वो रिवॉल्वर तुम्हें जरूर फंसा देगी। रिवॉल्वर पर रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है और उन नंबरों का पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है। पुलिस बड़ी आसानी से जान सकती है कि वो रिवॉल्वर किसकी है। तो तो क्या मैं वापस जाकर रिवॉल्वर वहां से उठा लाऊं? इतनी हिम्मत है तुम्हारे में? अभी तो तुम्हारी टांगें कांप रही थी और तुम्हें भय था कि तुम पहला कदम उठाते ही फुटपाथ पर ही कहीं ढेर ना हो जाओ। वो चुप रही। उसने नर्वस भाव से अपने सूख आए होंठों पर जुबान फेरी। उठो, सुनील एकाएक निर्णयात्मक स्वर में बोला। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। सुनील ने कैंपा कोला के पैसे अदा किए और उसे बाहर ले गया। वो सामने टैक्सी स्टैंड है, सुनील बोला। वहां से एक टैक्सी पकड़ो और अपने घर पहुंच जाओ। मैं त्यागी के ऑफिस का एक चक्कर लगाता हूं। तुम्हें बताने लायक कोई बात हुई तो तुम्हें फोन कर दूंगा। ओके? लेकिन तुम मुझे मालूम है तुम क्या कहने जा रही हो। तुम मेरी चिंता मत करो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। उसने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील ने देखा ताजियों का जुलूस उस सड़क पर दाखिल हो चुका था। जाने से पहले एक बात और बताती जाओ। अचला ठिठकी। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। अभी इत्तेफाक से यहां तुम्हें मैं मिला था। अगर तुम्हारा कोई और भी परिचित मिलता तो तुम उसे भी ये सब कुछ यूं ही कह सुनाती जैसे तुमने मुझे सुनाया है? नहीं, उसने तुरंत उत्तर दिया। तब क्या करती? चुपचाप घर चली जाती और फिर पुलिस के आगमन का इंतजार करती। तो मुझे क्यों बता दिया सब कुछ? पता नहीं। मैंने तुम्हारी शक्ल देखी और सब कुछ उमड़कर अपने आप ही बाहर बह निकला। आई सी। अब जाओ। वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। ताजियों का जुलूस उस टेरेस के बहुत समीप पहुंच चुका था जिस पर थोड़ी देर पहले सुनील मौजूद था। सुनील भागता हुआ उस इमारत के पास टेरेस पर पहुंचा और फिर तीन तीन सीढ़ियां फांदता हुआ वापस टेरेस पर पहुंचा। उसने अपने गले में लटके कैमरे को उतारकर हाथ में लिया और उसे फोकस करने लगा। मुख्यतः उसका सारा ध्यान ताजियों की तस्वीर खींचने की तरफ ही लगा हुआ था, लेकिन टेलीस्कोपिक लेंस को फोकस कर चुकने के बाद व्यू फाउंडर में से झांक कर शटर दबाते समय उसे नीचे सड़क पर कुछ अन्य जानी पहचानी सूरतों का भी आभास मिला। जैसे जिस क्षण उसने शटर दबाया उसी क्षण श्रीनिवास हाउस के मुख्य द्वार में से एक लंबा चौड़ा आदमी एक खूबसूरत महिला के साथ बाहर निकल रहा था। आदमी का नाम केदारनाथ था। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था और श्रीनिवास हाउस में ही उसका ऑफिस था। महिला का नाम दमयंती जोशी था। वो सोहनलाल जोशी नामक एक जुआरी की पत्नी थी।
सड़क के पार श्रीनिवास हाउस के ऐन सामने की इमारत के एक दरवाजे में सोहनलाल जोशी खड़ा था और बड़े गौर से अपनी पत्नी और केदारनाथ को इमारत से बाहर निकलते देख रहा था। श्रीनिवास हाउस से अगली इमारत में से एक नौजवान लड़की के साथ जीवन मल्होत्रा निकल रहा था। वो एक आर्टिस्ट था और उसके साथ चल रही नौजवान लड़की शायद उसका कोई मॉडल थी। तभी जुलूस टेरेस के नीचे से गुजरने लगा और इच्छा होते हुए भी वो तस्वीर न खींच सका। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। ठीक 2 बजे थे। नीचे सड़क पर मौजूद कई लोग उसे तस्वीर खींचता देख रहे थे। उसने अनुभव किया कि उस इलाके में मौजूद जुलूस की तस्वीर लेते हुए वो अकेला फोटोग्राफर था। तभी सुनील को अचला दिखाई दी। वो एक टैक्सी के खुले दरवाजे के पास खड़ी थी। सुनील क्रोधित हो उठा। ये लड़की गई क्यों नहीं? वो अभी तक यहाँ कर क्या रही है? उसने कैमरा गले में लटकाया और नीचे भागा। जिस वक्त वो टैक्सी के समीप पहुंचा उस वक्त अचला टैक्सी में बैठने ही वाली थी। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई क्यों नहीं? सुनील क्रोधित स्वर में बोला। सुनील, वो बोली, मैंने सोचा कि शायद तुम। बातें छोड़ो और फौरन फूटो यहां से। इस वक्त तुम्हें कमर्शियल स्ट्रीट के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कोई ये शहादत देने वाला ना निकले कि उस घटना के समय तुम कमर्शियल स्ट्रीट में मौजूद थी। अचला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन ख्याल बदल दिया। उसने टैक्सी में सवार होकर उसका दरवाजा बंद कर लिया। टैक्सी तुरंत आगे बढ़ गई। फुटपाथ पर चलता हुआ सुनील श्रीनिवास हाउस की तरफ बढ़ा। तभी 2 विभिन्न दिशाओं से 2 आदमी सुनील की तरफ बढ़े। एक सींग के फ्रेम वाला चश्मा लगाए मोटा ताजा आदमी था। उसने एक बढ़िया सूट पहना हुआ था और चेहरे पर लंबी कलमें और फोमांचू जैसी नीचे को झुकी मूछें रखी हुई थी। दूसरा लगभग 40 साल का दब्बू सा कृशकाय व्यक्ति था। दोनों ही व्यक्ति लपकते हुए सुनील की तरफ बढ़ रहे थे और उसका रास्ता रोकने को व्यग्र मालूम होते थे। फोमांचू जैसी मूछों वाला आदमी सुनील के पास तनिक पहले पहुंचा। दब्बू कृशकाय व्यक्ति उसकी बगल में ठिठक कर खड़ा हो गया। जरा सुनिए साहब, मूछों वाले ने सुनील से कहा। मैंने अभी आपको उस टेरेस पर से एक तस्वीर खींचते देखा था। क्या आप कोई प्रेस फोटोग्राफर हैं? सुनील ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, हाँ। आपने बहुत फासले से और बहुत ऊंचाई से तस्वीर खींची थी। मेरा ख्याल है कि ताजियों के साथ साथ उस तस्वीर के फ्रेम में मैं भी आ गया हूं। उस तस्वीर को छापने के लिए प्रिंट तैयार करते समय अगर आप तस्वीर में से मुझे निकाल दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आखिर आपको ताजियों से ही मतलब होगा। मुझे उम्मीद नहीं कि मैंने आपकी तस्वीर खींची हो, सुनील रूखे स्वर में बोला। लेकिन मुझे मालूम है कि उस तस्वीर में मैं जरूर आया होऊंगा। तो फिर कौन सी आफत आ गई? लोग तो अखबार में अपनी तस्वीर खिंचवाने को तरसते रहते हैं और आप उसे निकलवाना चाहते हैं। देखिए, बात को समझिए। बाल की खाल मत निकालिए। मैं इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है। मेरा नाम सुनील है और मैं ब्लास्ट का प्रतिनिधि हूं। शाम को किसी वक्त ऑफिस में आ जाइए, वहीं बात करेंगे। दूसरा आदमी भी कुछ कहना चाहता था लेकिन सुनील दोनों को परे धकेलकर श्रीनिवास हाउस में दाखिल हो गया। उसे त्यागी के ऑफिस में पहुंचने की जल्दी थी। लिफ्ट द्वारा वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वो लिफ्ट के बाहर निकला तो उसने अपने आप को एक लंबे गलियारे के दहाने पर खड़ा पाया। गलियारे में दाएं बाएं 4-4 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। दाईं ओर के चारों फ्लैट अभी खाली थे और किराए पर नहीं चढ़े थे। बाईं ओर का पहला और दूसरा फ्लैट त्यागी के अधिकार में था। तीसरा फ्लैट खाली था और चौथे पर केदारनाथ की नेम प्लेट लगी हुई थी। सुनील बाईं ओर के दूसरे दरवाजे के सामने पहुंचा। वो दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से भीतर दाखिल हुआ और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। सामने ही त्यागी की लाश पड़ी थी। लाश दाएं पहलू के बल पड़ी थी। उसकी टांगें दरवाजे की तरफ फैली हुई थी और सिर एक ओर लगा एक विशाल मेज के एक पाए को छू रहा था। उसके चेहरे पर आतंक के स्थान पर हैरानी के भाव थे, जैसे उसके लिए ये उसकी कल्पना के परे की बात हो कि कोई उसकी हत्या भी कर सकता है। गोली का छेद ऐन उसके दिल के ऊपर दिखाई दे रहा था
और उसमें से निकले खून से उसके कपड़े और फर्श रंगा पड़ा था। सुनील ने एक सरसरी निगाह कमरे में फिराई। उस मेज के अलावा जिसके पास की त्यागी की लाश पड़ी थी, एक कोने में एक और मेज लगी हुई थी और उसके सामने दीवार के साथ एक कम से कम 20 दराजों वाली फाइलिंग कैबिनेट खड़ी थी। फर्श पर एक हरे रंग का कीमती कालीन बिछा हुआ था। उस कमरे के दाईं बाईं दीवारों में एक एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। दाईं ओर वाला दरवाजा शायद उसे उस कतार के तीसरे खाली ऑफिस के साथ जोड़ता था और बाईं ओर का दरवाजा जो कि खुला था उसे त्यागी के पहले ऑफिस से जोड़ता था। सुनील बायां दरवाजा पार करके पहले ऑफिस में पहुंचा। वो त्यागी का निजी ऑफिस था और बाहरी ऑफिस के मुकाबले में ज्यादा बहुमूल्य फर्नीचर से और ज्यादा नफासत से सजा हुआ था। वहां एक विशाल मेज था जिसके पीछे चमड़े से मढ़ी घूमने वाली कुर्सी रखी थी। एक तरफ एक बड़ा दीवान था और उसके सामने दो चमड़ा मढ़ी बहुत ही बड़ी बड़ी कुर्सियां थी। एक तरफ एक कबर्ड था। फर्श पर बड़ा मुलायम कालीन बिछा हुआ था। बगल में एक क्लॉक रूम था। रिवॉल्वर कहीं नहीं थी, न लाश के पास, न लाश वाले कमरे में, न भीतरी कमरे में। सुनील ने आदतन अपना कैमरा कंधे से उतारा और उसे लाश पर फोकस किया। कैमरे का संबंध फ्लैश से जोड़ा और शटर दबा दिया। प्रकाश का एक झमाका हुआ और तस्वीर खिंच गई। उसने फिल्म आगे बढ़ा दी। फिर लाश के समीप आ खड़ा हुआ। क्या रिवॉल्वर लाश के नीचे दबी हो सकती थी? वो लाश के पास उकड़ू होकर बैठ गया। उसने कोट का एक छोर पकड़कर ऊपर उठाया। रिवॉल्वर उसके नीचे नहीं थी। तभी कोट अनजाने में तनिक ज्यादा खिंच गया। लाश धीरे से हिली। लाश धीरे से हिली। सुनील हड़बड़ा कर परे हट गया था। दाएं पहलू के बल पड़ी लाश हौले से एक और लुढ़की, फिर पीठ के बल गिरकर स्थिर हो गई। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि रिवॉल्वर लाश के नीचे नहीं दबी हुई थी। रिवॉल्वर वहां कहीं भी नहीं थी। सुनील ने पहले सोचा कि वो लाश को फिर पहले वाली स्थिति में पहुंचा दे, लेकिन फिर उसने लाश को हाथ ना लगाना ही मुनासिब समझा। फिर वो एक फाइलिंग कैबिनेट पर चढ़ गया और उसने लाश की एक तस्वीर इस अंदाज से खींची कि लाश के आसपास की ज्यादा से ज्यादा जगह तस्वीर में आ जाती। फिर एक अन्य एंगल से उसने लाश की एक और तस्वीर खींची और फिर दो तस्वीरें लाश के केवल चेहरे की ही खींची। तभी एक हल्की सी खट्ट की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो एकदम स्थिर हो गया। उसने सांस रोक ली और कान लगाकर सुनने लगा। वैसी कोई आहट दोबारा न हुई। जो आवाज उसने सुनी थी वो ऐसी थी जैसे कोई दरवाजा हौले से बंद हुआ हो और उसे खटका लगने लगा कि खट की आवाज हुई हो। सुनील लपक कर गलियारे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में झांका। गलियारा खाली था। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो उसी मंजिल पर खड़ी थी। वो लपक कर सीढ़ियों के पास पहुंचा। सीढ़ियों में सन्नाटा था। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। वो वापस गलियारे में पहुंचा और उसने दाईं ओर के चारों खाली ऑफिसों के दरवाजे बारी बारी ट्राई किए। बाईं ओर के खाली ऑफिस का दरवाजा भी बंद था। फिर वो केदारनाथ के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा। वो भी बंद था। केदारनाथ को उसने थोड़ी देर पहले इमारत से बाहर निकलते देखा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह दरवाजा बंद ही होगा। उसने दरवाजे का हैंडल ट्राई किया तो मालूम हुआ कि उसका ताला बंद था। त्यागी के और केदारनाथ के ऑफिस के बीच के खाली ऑफिस का दरवाजा उसने एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन वह मजबूती से बंद था। वो सोचने लगा, क्या उसने वाकई कोई आहट सुनी थी या उसे वहम हुआ था। वो वापस त्यागी के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और टेलीफोन की तरफ आकर्षित हुआ। उसने यूथ क्लब टेलीफोन किया। रमाकांत तब तक जाग चुका था, जो कि अच्छा ही था। सोते से जगाए जाने पर वो बहुत चिड़चिड़ करता था। सुनील बोल रहा हूं। बोल लो प्यारे हो, रमाकांत ने बड़े मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा। कहां से बोल रहे हो? रमाकांत। सुनील उसके प्रश्न को नजरअंदाज करता हुआ बोला, एक काम करवाने के मूड में हो? फोकट में? हाँ। नगदों का कोई चक्कर नहीं? नहीं। बाद में भी नहीं? नहीं, कभी नहीं।
रमाकांत ने कहा भरी और बोला, क्या काम है? अपने किसी आदमी को कमर्शियल स्ट्रीट में स्थित श्रीनिवास हाउस में भेज सकते हो। कब? अभी, फौरन। बस यही काम है? हाँ। उसे करना क्या होगा? थोड़ी देर के लिए एक जगह की निगरानी करनी है। ओके, जौहरी है यहाँ, मैं उसे भेज रहा हूँ। थैंक यू। उसे कहना तीसरी मंजिल पर आ जाए। ठीक है। सुनील ने रिसीवर रख दिया। सुनील ने आखिरी बार दोनों कमरों में निगाह फिराई और फिर बाहर निकल आया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके सामने एक विकट समस्या थी। पुलिस तक उस हत्या की सूचना कैसे पहुंचाई जाए? बात छुपाकर नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि अब त्यागी की हत्या की खबर अचला और उसके अलावा एक तीसरे आदमी को भी थी, और वो तीसरा आदमी वो था जो कत्ल के बाद घटनास्थल से रिवॉल्वर उठाकर ले गया था। और फिर बंद होते दरवाजे की जो खट की आवाज उसने थोड़ी देर पहले सुनी थी, उसे भी वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। जौहरी को बुलाने के पीछे उसका मंतव्य यह था कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले अगर कोई शख्स त्यागी के ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है तो उसकी खबर सुनील को लग सकती है। तभी जौहरी वहां पहुंचा। क्या सेवा है? आते ही उसने पूछा। ये हरिप्रकाश त्यागी का ऑफिस है, सुनील ने उसे बताया। वो भीतर मरा पड़ा है, उसका कत्ल हो गया। किसी ने ब्लास्ट के दफ्तर में गुमनाम कॉल करके हमें उसके कत्ल की सूचना दी। थोड़ी देर बाद मैं इसकी सूचना पुलिस को दे दूंगा। पुलिस के यहाँ पहुंचने तक तुमने इस जगह की निगरानी करनी है। उस दौरान अगर कोई शख्स यहाँ आता है तो मुझे खबर मिलनी चाहिए। बस? बस, ठीक है। सुनील ने उससे विदा ली। अगला दृश्य। एक टैक्सी पर सवार होकर सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। अपने कैबिन में आकर बैठ गया। उसने कैमरा खोलकर उसमें से फिल्म निकाल ली। तभी केबिन का दरवाजा खुला और किरमानी भीतर दाखिल हुआ। किरमानी ब्लास्ट का असिस्टेंट न्यूज एडिटर था, जो न्यूज रॉय के छुट्टी होने की वजह से उसकी जगह काम कर रहा था। जो न्यूज एडिटर रॉय के छुट्टी पर होने की वजह से उसकी जगह काम कर रहा था। ओके। सुनील उसे पसंद नहीं करता था, ना ही उसकी किरमानी से बनती थी। रॉय की गैरहाजिरी में एक बार किरमानी ने उसके साथ इतनी नाजायज हरकत की थी कि सुनील ने गुस्से में आकर ब्लास्ट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में मलिक साहब के बहुत समझाने बुझाने पर और उनके ये बताने पर कि उन्होंने सारी गड़बड़ के लिए किरमानी को जिम्मेदार पाया था और उन्होंने किरमानी को नौकरी से निकाल दिया था, उसने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। साथ ही अपनी दयानतदारी और विशाल हृदयता का परिचय देते हुए उसने मलिक साहब से यह भी अनुरोध किया था कि किरमानी को कम से कम उसकी वजह से नौकरी से न निकाला जाए। किरमानी की नौकरी बच गई थी, लेकिन इससे उसमें सुनील से किसी प्यार मोहब्बत के जज्बे का इजाफा नहीं हुआ था। अलबत्ता अब किरमानी सुनील से डरने लगा था। अब वो कभी सुनील पर अफसरी झाड़ने की कोशिश नहीं करता था और ना ही उसके मामलों में टांग अड़ाता था। सुनील को जरूरत पड़ने पर वो सुनील को कभी तलब नहीं करता था। सुनील की जरूरत पड़ने पर वो कभी भी सुनील को तलब नहीं करता था, बल्कि उठकर उसके पास जाता था। सुनील, किरमानी बोला, अभी कहीं चलना है। एक बड़ी गर्मा गर्म टिप मिली है, तुम चलते हो? क्या किस्सा है? सुनील ने हड़बड़ाकर पूछा। यहां से चलो, रास्ते में बताता हूं। कैमरा लेकर चलूं? हाँ। सुनील ने कैमरे से निकाली फिल्म पर पेन से निशान लगाया और उसे जेब में डाल लिया। उसने दराज से 2 नई फिल्में निकाली और फिर कैमरा संभाले उठकर किरमानी के साथ हो लिया। नीचे आकर दोनों टैक्सी में सवार हुए। किरमानी ने टैक्सी को कमर्शियल स्ट्रीट चलने के लिए कहा तो सुनील सकपकाया। क्या किस्सा है? सुनील ने सावधान स्वर में पूछा। अभी अभी मुझे टिप मिली है कि किसी ने हरिप्रकाश त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी है, किरमानी ने बताया।
त्यागी ब्लास्ट का स्टाफ में रह चुका है, मेरा बड़ा यार था, इसलिए खुद जा रहा हूं। ओह, हैरानी की बात यह है कि अभी 1 घंटा पहले मैं उसके ऑफिस में उससे मिलकर आया था। अच्छा। हाँ, मलिक साहब चाहते हैं कि उससे ब्लास्ट के लिए भी कुछ लिखवाया जाए। वो ब्लास्ट में उसका एक कॉलम चालू करना चाहते थे जिसमें हमारी स्थानीय सोसाइटी की गतिविधियों का लेखा जोखा हो। मलिक साहब त्यागी के अंदाजे बयां के बड़े कायल रहे हैं। उसके ब्लास्ट की नौकरी छोड़ चुकने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि उसका संपर्क एक फ्रीलांसर के तौर पर ही सही ब्लास्ट के साथ बना रहे। लेकिन ऐसी कोई बेल मुंडेर चढ़ने की नौबत ही नहीं आई। बेचारे का कत्ल हो गया। पुलिस को खबर लग गई है? मैंने तो टिप मिलते ही पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर दिया था। उम्मीद तो है कि पुलिस हमारे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंची होगी। तुम्हें टिप कैसे मिली? ऑफिस में किसी का फोन आया था। किसका? क्या मालूम किसका। कोई लड़की बोल रही थी। उसने कहा कि हरिप्रकाश त्यागी का उसके ऑफिस में कत्ल हो गया और फिर संबंध विच्छेद हो गया। सच पूछो तो ये सूचना झूठी भी हो सकती है, और भगवान करे कि झूठी ही हो। असली बात तो वहां जाकर ही मालूम होगी। जब तुम त्यागी से मिलने गए थे उस वक्त लगता था कि उसे किसी प्रकार की चिंता खा रही हो या वो परेशान हो? कतई नहीं। वो तो अपने स्वभाव सुलभ खुशमिजाज ढंग से मेरे साथ पेश आया था। मैंने उस पर मलिक साहब की इच्छा व्यक्त की तो उसने कहा था कि वो आज शाम को किसी वक्त खुद आकर मलिक साहब से बात करेगा। और बस मैं लौट आया था। लेकिन क्या लेकिन? जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो मैंने अचला को उसके ऑफिस में दाखिल होते देखा था। अचला? सुनील ने अनजान बनते हुए कहा। कौन अचला? वही अचला मजूमदार, मलिक साहब के दोस्त AK मजूमदार की लड़की। उसने कुछ अरसे ब्लास्ट में भी तो काम किया था, भूल गए? अच्छा वो। हाँ वही। सुनील चुप रहा। जिस बात का उसे डर था वही हो चुकी थी। वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी ने अचला का त्यागी के ऑफिस के आसपास ना देखा हो। जबकि खुद वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी ने अचला को त्यागी के ऑफिस के आसपास ना देखा हो, जबकि खुद किरमानी ने ही उसे त्यागी के ऑफिस में जाते देखा था। रॉय होता तो वो उसे समझा भी लेता कि वो इस बारे में चुप रहे, लेकिन किरमानी के साथ तो उसके ऐसे राजनीतिक संबंध थे कि उससे ऐसी किसी बात को करने का भी ख्याल नहीं किया जा सकता था। फिर भी उसने बड़ी लापरवाही से किरमानी से पूछा, ये बात तुम पुलिस को बताओगे? ना, किरमानी बोला। कोई मजबूरी आ जाए तो बात दूसरी है, वरना मैं नहीं समझता कि उस बेचारी लड़की का नाम क्यों एक कत्ल के मामले में घसीटा जाए। आखिर वो भी हमारे स्टाफ में रह चुकी है और इतनी भली लड़की है बेचारी। त्यागी के कत्ल से उसका वास्ता तो कुछ भी नहीं होगा, खामखा अखबारों में उसका नाम उछल जाएगा। अपनी तरफ से तो मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहने लगा। पुलिस खुद जान जाए तो जान जाए। सुनील ने चैन की सांस ली। अपने मन के भाव छुपाने के लिए वो एक सिगरेट सुलगाने में जुट गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? किरमानी ने पूछा। लड़की के बारे में मुझे चुप रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, रहना चाहिए, सुनील ने दार्शनिक स्वर में कहा। क्यों बेचारी को खामखा के जंजाल में फंसाया जाए? बिल्कुल, किरमानी बोला। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, और फिर क्या पता ऐसी नौबत ही ना आई हो। क्या पता वो टिप ही झूठी हो। क्या पता त्यागी जिंदा हो। सुनील चुप रहा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने दल बल के साथ त्यागी के ऑफिस में मौजूद था। किरमानी भी सीधा वहां चला गया। सुनील गलियारे में ही ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर सीढ़ियों से उसे जौहरी अपनी तरफ झांकता दिखाई दिया। सुनील ने उसे वहां से नीचे जाकर सड़क पर फूट जाने का संकेत दिया। जौहरी का सिर सीढ़ियों से गायब हो गया। सुनील भी दूसरे दरवाजे से भीतर दाखिल होकर त्यागी के ऑफिस में पहुंचा। वहां सब कुछ ऐसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। वो तनिक आगे बढ़ा कि एकाएक वो ठिठक गया। एक कुर्सी के समीप एक चमकीली सी चीज पड़ी थी।
क्या वो रिवॉल्वर थी जो पहले सुनील को दिखाई नहीं दी थी? लेकिन और समीप आकर उसने देखा कि वो रिवॉल्वर नहीं थी, वो एक चौकोर कॉम्पैक्ट था। वो वैसा ही कॉम्पैक्ट था जो लड़कियां चेहरे का रंग रोगन ठीक करने के लिए अपने बैग में रखती थी। लगता था अभी तक किसी की उस पर निगाह नहीं पड़ी थी। सुनील का दिल गवाही दे रहा था कि वो कॉम्पैक्ट अचला का ही था। क्या वो किसी की निगाह उस पर पड़ने से पहले कॉम्पैक्ट को वहां से गायब कर सकता था? वो धीरे धीरे उस कुर्सी की तरफ सरकने लगा, लेकिन तब ही प्रभु दयाल की निगाह उस पर पड़ गई। उसने आगे बढ़कर कॉम्पैक्ट उठा लिया और उसका निरीक्षण करने लगा। कॉम्पैक्ट पर MA खुदा हुआ है। थोड़ी देर उसे उलटने पलटने के बाद वो बोला, क्या त्यागी का किसी ऐसी लड़की से कोई संबंध था जिसके नाम के प्रथम अक्षर में M हो, A और M हो? उल्टा लिखा हुआ है। कॉम्पैक्ट पर AM खुदा हुआ था। क्या त्यागी का किसी ऐसी लड़की से कोई संबंध था जिसके नाम के प्रथम अक्षर A और M हो? अचला मजूमदार, सुनील मन ही मन बोला। ऐसी कोई लड़की त्यागी के ऑफिस में काम करती हो? त्यागी के ऑफिस में कोई लड़की काम नहीं करती थी, किरमानी ने बताया। तो फिर ये मिस MA उसकी कोई मिलने जुलने वाली होगी, प्रभुदयाल बोला। और मुमकिन है कि इस मिस AM ने ही त्यागी की हत्या की हो। उल्टा लिखा हुआ है बार बार MA, क्योंकि होना AM चाहिए। सुनील को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने इतनी लापरवाही दिखाई कि उसे कॉम्पैक्ट की कमरे में उपस्थिति का भान नहीं हुआ। उसका एक ही जवाब हो सकता था, उसका सारा ध्यान तो रिवॉल्वर की तलाश में लगा हुआ था, इसलिए कॉम्पैक्ट शायद वो देखकर भी अनदेखा कर बैठा। और फिर कॉम्पैक्ट छुपा भी तो काफी देर तक कुर्सी की टांग के पीछे था। एक निगाह में तो वो पुलिस वालों को भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिर भी सुनील को अपनी लापरवाही पर अफसोस था। तुम लोग तो त्यागी को अच्छी तरह जानते रहे होगे, प्रभुदयाल किरमानी से बोला। आखिर वो तुम्हारे स्टाफ में रह चुका था। हाँ, किरमानी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। उसने ब्लास्ट की नौकरी क्यों छोड़ दी थी? वो अपना पेपर निकालना चाहता था, इसलिए। हलचल? हाँ। पेपर बिकता कैसा था? मामूली सर्कुलेशन थी। क्या मामूली सर्कुलेशन के दम पर इतने शानदार, इतने महंगे ऑफिस का खर्चा उठाया जा सकता है? किरमानी चुप रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रभुदयाल ने सुनील से पूछा। नहीं उठाया जा सकता, सुनील को कहना पड़ा। यानी कि त्यागी की आय का कोई और भी साधन था, कोई तगड़ा साधन, कोई हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा मार का साधन। कोई कुछ ना बोला। सुना है कि त्यागी हलचल के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करता था। क्या ये बात सच है? तुम तो खुद अखबार नवीसी के धंधे में हो, तुम्हें तो मालूम होगा। ऐसा कुछ सुना तो था मैंने, किरमानी कठिन स्वर में बोला। मैंने 2-4 बार उसका पर्चा पढ़ा है। मैंने महसूस किया था कि वो कुछ खास लोगों को चुन लेता था और फिर अपने अखबार के माध्यम से उन पर छींटाकशी करने लगता था। कभी कभी ऐसा भी लगता था जैसे वो उनकी कोई पोल खोल देने की कोई ढकी छुपी धमकी दे रहा हो। फिर एकाएक वो बातें छपना बंद हो जाती थी। मुझे तभी लगा था कि वो ब्लैकमेल का चक्कर था। पहले वो संकेतों द्वारा लोगों को कचोटता था और फिर ब्लैकमेलिंग की रकम हाथ आ जाने पर उनके बारे में लिखना बंद कर देता था। हम वैसे भी उसको टटोलने का इरादा रखते थे, लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले ही उसका काम तमाम हो गया। बच्चा भी समझ सकता है कि उसके ब्लैकमेलिंग के किसी शिकार ने ही उससे तंग आकर उसकी हत्या की है। ऐसे करतूतों वाला आदमी अब तक जिंदा रह पाया, यही बहुत हैरानी की बात है। कोई कुछ ना बोला। यह कोई पेचीदा केस नहीं है, प्रभुदयाल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोला। हम जल्दी पता लगा लेंगे
कि त्यागी की ब्लैकमेलिंग के शिकारों में से कोई मिस AM थी, फिर निश्चय ही वही हमारी हत्यारी साबित होगी। सुनील चिंतित हो उठा। अब हमें लाश की 1-2 तस्वीरें खींचने की इजाजत है, किरमानी बोला। प्रभुदयाल ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। फिर वो अपने मातहत ASI लूथरा से संबोधित हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके कहो कि प्रेस रूम में इस कत्ल की खबर दे दी जाए, अन्यथा बाकी अखबारों के रिपोर्टर मेरी जान खा जाएंगे। लूथरा ने हामी भरी और फोन करने लगा। सुनील तस्वीरें खींचने लगा। तस्वीरें खींचना इसलिए भी जरूरी था ताकि जो तस्वीरें वो पहले फेरे में खींच चुका था उनके बारे में वो कह सकता था कि वो भी तभी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के सामने ही खींची गई थी। अच्छा हुआ था कि किरमानी ऑफिस से उसे अपने साथ लेकर आया था, किसी और को नहीं। प्रभुदयाल ने त्यागी की मेज के एक दराज में से एक पोर्टेबल टाइपराइटर बरामद किया। टाइपराइटर में एक कागज अभी भी लगा हुआ था जिस पर कुछ पंक्तियां टाइप की हुई दिखाई दे रही थी। सुनील और किरमानी भी वो पंक्तियां पढ़ने के लिए प्रभुदयाल के पीछे पहुंच गए। लिखा था, हम संबंधित अधिकारियों को इस बात का संकेत पहले भी दे चुके हैं और अब फिर दे रहे हैं कि नेशनल बैंक का गुमशुदा कैशियर नारायण कुमार, जिसके बारे में यह समझा जा रहा है कि वो समुद्र में डूबकर मर चुका है, शायद इसी नगर में जीता जागता बरामद हो। बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी कृपया नोट करें। मुझे यह भी एक ब्लैकमेलिंग की ही टिप मालूम हो रही है, प्रभुदयाल बोला। शायद कोई नया मुर्गा फंसाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ब्लैकमेलिंग के शिकारों का मुकम्मल रिकॉर्ड हमें इस फाइलिंग कैबिनेट से बरामद होगा। तभी सुनील को एक नई चीज दिखाई दी। पिछली दीवार में खिड़की के समीप गोली से बने 2 छेद साफ दिखाई दे रहे थे। एक छेद दीवार पर इतना ऊंचा था जैसे गोली त्यागी के सिर के ऊपर से होकर गुजर गई हो। दूसरा छेद कोई कंधे की ऊंचाई पर था। दोनों छेदों में गोली धसी साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल कैबिनेट के दराज खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में सोहनलाल जोशी दाखिल हुआ। सोहनलाल जोशी सूरत से ही दादा लगता था। वो एक कठोर चेहरे वाला विशालकाय आदमी था। अपने होंठ वो हर क्षण इतनी मजबूती से भींचे रहता था कि वो उसके चेहरे पर नाक के नीचे खिंची एक लकीर की सूरत अख्तियार कर लेते थे। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल प्रत्यक्षता उसे जानता था। वो कुछ क्षण बड़ी वो कुछ क्षण बड़ी असहिष्णुतापूर्ण निगाहों से उसे घूरता रहा और फिर कठोर स्वर में बोला, क्या चाहिए? त्यागी से मिलने आया था, लेकिन अब, जोशी निडर स्वर में बोला और उसकी निगाह लाश की तरफ उठ गई। आज की तारीख में यहां पहली बार आए हो? हाँ, क्यों? जोशी के कोट के नीचे बाएं कंधे के पास एक असाधारण सा उभार दिखाई दे रहा था। वो उभार प्रभुदयाल की आंखों से छुप ना सका। तुम रिवॉल्वर रखते हो? उसने टपट कर पूछा। रखता हूं, जोशी बोला, और मेरे पास रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस भी है। तुम रिवॉल्वर अपने पास हर वक्त रखते हो? फिर क्या हुआ? ऐसा करने की कोई मनाही थोड़ी है। रिवॉल्वर दिखाओ। जोशी ने बिना हुज्जत किए कोट के बटन खोले और शोल्डर होलेस्टर में से रिवॉल्वर निकालकर प्रभुदयाल को थमा दी। प्रभुदयाल ने रिवॉल्वर की नाल सूंघ कर देखी। फिर वह उसे खोलकर भीतर से उसका मुआयना करने लगा। सुनील को वो क्षण याद आया जब वो ताजियों की तस्वीर खींच रहा था। उस क्षण केदारनाथ और जोशी की बीवी उस इमारत से निकल रहे थे और सड़क के पार की एक इमारत के दरवाजे में खड़ा जोशी उन्हें देख रहा था। फिर सुनील को त्यागी से संबंधित एक और बात याद आई। सोहनलाल जोशी शहर में एक बहुत बड़ा जुआ घर चलाता था। त्यागी को उस जुआ घर की जानकारी थी और हलचल में उसने जुआ घर के अस्तित्व और उसके संचालक से संबंधित कई संकेत छापे थे। बाद में उन संकेतों ने तथ्यों की और पुलिस विभाग पर इल्जाम की सूरत इख्तियार कर ली थी कि ठीक उनकी नाक के नीचे जुआ घर चल रहा था और उन्हें उसकी परवाह मालूम नहीं होती थी। उसने पुलिस विभाग पर साफ साफ इल्जाम लगाना चालू कर दिया था।
नतीजा यह हुआ था कि एक रोज जुआ घर पर बड़ी भयंकर रेड हो गई थी। जोशी गिरफ्तार हो गया था और बड़ी मुश्किल से जमानत पर छूटा था। नगर का बच्चा बच्चा जानता था कि वो रेड हरि प्रकाश त्यागी की वजह से हुई थी, और जोशी जैसा खतरनाक आदमी ऐसी मार खाकर चुप बैठा रहता, यह संभव सा लगता था। त्यागी से क्यों मिलने आए थे तुम? रिवॉल्वर को पूरी तरह ठोक बजा चुकने के बाद प्रभुदयाल ने प्रश्न किया। दरअसल मैं त्यागी से नहीं, केदारनाथ से मिलने आया था, जोशी सहज भाव से बोला। क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि आजकल केदारनाथ मेरी बीवी से बहुत हिल मिल रहा है। वो अपने ऑफिस में नहीं था, सो। केदारनाथ का ऑफिस भी यही है? उसका ऑफिस तो धर्मपुरे में कहीं था। वो पुरानी बात हो गई है। अब केदारनाथ पैसे वाला आदमी बन गया है और उसने यहाँ बड़ा बढ़िया ऑफिस ले रखा है। यहाँ कहाँ? इसी फ्लोर पर। गलियारे के सिरे वाला ऑफिस उसका है। आई सी। केदारनाथ मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि त्यागी से ही मिलता जाऊं। त्यागी से क्यों मिलना चाहते थे तुम? उसका हालचाल पूछना चाहता था, जोशी विषैले स्वर में बोला। मालूम करना चाहता था कि उसे कोई खांसी जुकाम तो नहीं रहता। तुम्हें मालूम नहीं था कि उसकी हत्या हो गई थी? जाहिर है कि नहीं मालूम था। मालूम होता तो मैं क्यों आता यहाँ। हम्म। कुछ पता लगा कि कत्ल किसने किया है? अभी नहीं, लेकिन ये किसी लड़की का काम मालूम होता है। प्रभु, सुनील बोला, घटनास्थल पर केवल एक कॉन्टैक्ट पड़ा मिलने पर ऐसा दावा करना उचित नहीं है। क्या पता वो कॉम्पैक्ट कब से यहाँ पड़ा हो। जरूरी थोड़ी है कि वो हत्या के समय गिरा हो। ठीक है, ठीक है, प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला, लेकिन हम उस कॉम्पैक्ट की मालकिन की तलाश करके उससे जवाब तलबी जरूर करेंगे। मिस AM के हत्यारी होने की संभावना तो आखिर है ही। सुनील चुप रहा। प्रभुदयाल ने उसकी तरफ से पीठ फेर ली और अपने महातत्वों से कुछ मंत्रणा करने लगा। सुनील चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं थी। उसने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया। सीढ़ियों के रास्ते वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। समीप ही एक होटल था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। मैं एक फोन करना चाहता हूं, वो रिसेप्शनिस्ट को अपना प्रेस कार्ड दिखाता हुआ बोला। यहां डायरेक्ट लाइन नहीं है साहब, रिसेप्शनिस्ट बोला। वहां सामने बूथ में चले जाइए, वहां एक्सटेंशन टेलीफोन है, उससे आप ऑपरेटर से नंबर मांग लीजिएगा। थैंक यू, सुनील बोला। एक कोने में 2 टेलीफोन बूथ थे। सुनील एक में घुस गया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। तुरंत ऑपरेटर की आवाज आई। प्लीज गिव मी 569484, सुनील बोला। थोड़ी देर बाद ऑपरेटर ने उसका नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ से आती अचला मजूमदार की आवाज उसके कानों में पड़ी। अचला, सुनील दबे स्वर में बोला। रिवॉल्वर वहां नहीं है। लेकिन लेकिन अचला भयभीत स्वर में बोली, मैंने रिवॉल्वर वहीं गिराई थी। मुझे वहां नहीं मिली। तो फिर कहां गई? लगता है तुम्हारे वहां से जाने के बाद कोई वहां पहुंचा था और वही रिवॉल्वर उठाकर ले गया। सुनील एक क्षण हिचकिचाया, फिर उसने गंभीरता से पूछा, अचला, तुम्हारा कॉम्पैक्ट तो नहीं खोया? देख कर बताती हूं, वो बोली। होल्ड करो। सुनील रिसीवर कान से लगाए दोबारा उत्तर मिलने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। खोया है। थोड़ी देर बाद अचला का आतंकित स्वर आया। तुम्हें कैसे मालूम? वो त्यागी के ऑफिस में उसकी लाश के पास से बरामद हुआ है, सुनील ने बताया। लेकिन चिंता मत करो, शायद वो कोई खास महत्वपूर्ण चीज साबित ना हो। पुलिस उस कॉम्पैक्ट के बारे में खास कुछ नहीं जान पाई है। तुम इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। वो बूथ का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि एकाएक उस बगल के टेलीफोन बूथ से एक आवाज आती सुनाई दी।
569484 प्लीज। सुनील ठिठक कर खड़ा हो गया और कान लगाकर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, जरा मिस्टर ए के मजूमदार से बात करा दीजिए। कुछ क्षण शांति रही और फिर बगल के बूथ से फिर आवाज आई, पुलिस वहां पहुंच गई है और उनका ख्याल है कि कत्ल किसी ऐसी लड़की ने किया है जिसके नाम के प्रथम अक्षर AM है। जी फिलहाल मैं इतना ही जान पाया हूं और मेरा ख्याल है कि फिलहाल पुलिस को भी इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। ओके। रिसीवर क्रेडल पर रखे जाने की आवाज आई, फिर बूथ का दरवाजा खुला। अपने बूथ में से सुनील ने सावधानी से बाहर झांका। दूसरे बूथ में से सोहनलाल जोशी बाहर निकला और सीधा बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सुनील भी बाहर निकल आया। उसने कॉल के पैसे चुकाए और होटल से बाहर आ गया। जब तक सुनील वापस श्रीनिवास हाउस के सामने पहुंचा तब तक प्रेस रिपोर्टरों का झुंड वहां पहुंच चुका था। अब वहां एक एम्बुलेंस और पुलिस की एक और जीप भी खड़ी थी। जौहरी उस भीड़ से अलग एक और खड़ा सिगरेट पी रहा था। सुनील उसके पास पहुंचा। क्या देखा? उसने प्रश्न किया। कुछ भी नहीं, जौहरी ने बताया। मेरी मौजूदगी में तीसरी मंजिल के गलियारे में किसी ने कदम नहीं रखा था। श्योर? डेड श्योर, जौहरी पूरे विश्वास के साथ बोला। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। ओके। जौहरी ने सुनील से हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया। सुनील फिर श्रीनिवास हाउस में दाखिल हो गया। अगला दृश्य। अचला ने धीरे से रिसीवर को क्रेडल पर रखा और वापस अपने कमरे में आ गई। वो हैरान थी कि कॉम्पैक्ट घटनास्थल पर कैसे गिर गया। जरूर वो उसी वक्त हुआ होगा जब उसने अपने बैग में से रिवॉल्वर निकाली थी। वो धम्म से एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर पस्ती और हार के भाव थे। तभी टेलीफोन की घंटी दोबारा बजने लगी। वो उठकर बाहर आई, लेकिन एक नौकर टेलीफोन पर पहले पहुंच चुका था। वो वहीं ठिठकी खड़ी रही। नौकर ने उसे बताया कि फोन उसके लिए नहीं बल्कि पापा के लिए था। वो फिर अपने कमरे में आकर बैठ गई। सारी घटना फिर न्यूज रील की तरह उसके मानस पटल पर चलने लगी। वो नजारा उसे भुलाए नहीं भूल रहा था। उसने 2 फायर किए। उसके सामने खड़ा त्यागी त्योराकर फर्श पर गिरा। खत्म। उसने रिवॉल्वर फेंकी और वहां से भाग खड़ी हुई। और वो कॉम्पैक्ट उसे उसके पापा ने दिया था और उस पर उसके नाम के प्रथम अक्षर भी उन्होंने खुदवा कर दिए थे। फिर उसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी प्रकाश की तस्वीर की तरफ उठ गई। प्रकाश बड़ा ही कुलीन और खानदानी नौजवान था। त्यागी के साथ अचला का जो संसर्ग रहा था, वो चाहे अचला के लिए कितनी भी शर्म की बात थी, लेकिन फिर भी उसने प्रकाश से कुछ नहीं छुपाया था। उसने प्रकाश को साफ साफ बता दिया था कि त्यागी के पास उसके कुछ पत्र थे और वो एक रात झेरी के एक कॉटेज में उसके साथ भी रही थी। उसने जो कुछ किया था वो उसकी नादानी नासमझी थी और अपना भला बुरा पहचानने में असमर्थ अपरिपक्व आयु का परिणाम था। प्रकाश सही मायनों में खानदानी आदमी था। उसने अचला की नासमझी में हुई हरकतों का कोई महत्व नहीं लिया। उससे पूरी हमदर्दी जाहिर की और उसने कहा कि वो इस बारे में कतई सोच विचार न करे। लेकिन फिर भी त्यागी की आखिरी धमकी के बारे में प्रकाश को बताना शायद उसकी गलती थी। ये बात सुनकर प्रकाश जब उसके पास से गया तो उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। फिर सारा दिन अचला को 2 भय बुरी तरह सताते रहे। कहीं प्रकाश कुछ कर न बैठे, कहीं त्यागी प्रकाश के घर वालों के पास न पहुंच जाए। इसी भय के वशीभूत वो त्यागी के दफ्तर में गई और फिर वहां वो घटना हो गई। त्यागी की मौत का उसे कोई अफसोस नहीं था। वो जलील इंसान गोली मार देने के काबिल ही था, खास तौर पर इसलिए कि उसने अचला को साफ ही धमका दिया था कि वो फिर झेरी उसके साथ एक रात गुजारने को तैयार नहीं होगी तो वो जाकर प्रकाश के माँ बाप को बता देगा कि उन्हें कैसी चरित्रहीन और बाजारू बहू प्राप्त होने वाली थी। लेकिन फिर भी मैं उसे शूट नहीं करना चाहती थी। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की। मैंने तो केवल उसे डराने धमकाने के लिए रिवॉल्वर निकाली थी और फिर गोली चल गई। अचला। तभी गलियारे में से उसके पापा की आवाज आई। अचला संभल कर बैठ गई।
मजूमदार कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। उसने बड़े चिंतित भाव से अपनी इकलौती औलाद को देखा और फिर एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। वो कुछ क्षण यूं असमंजसपूर्ण मुद्रा बनाए उसके सामने बैठा रहा, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो बात कैसे कहे, कहां से शुरू करे, कहे या ना कहे। अचला, अंत में वो बोला, आज दोपहर बाद हरिप्रकाश त्यागी की हत्या हो गई है। अचला के नेत्र फैल गए। वो बनावटी हैरानी जाहिर करती हुई बोली, अच्छा, क्या तुम्हारी वो चिट्ठियां अभी भी उसके पास हैं? उस प्रश्न से अचला को कोई हैरानी नहीं हुई। अचला की मां नहीं थी। उसकी मां बचपन में ही मर गई थी। उसके पापा ही उसकी मां भी थे। पिता पुत्र में इतनी पिता पुत्री में इतनी ट्यूनिंग थी, इसलिए त्यागी वाली बात भी अचला ने खुद ही अपने पापा को बता दी थी। वो उसके पापा की ही राय थी कि फिलहाल ब्लैकमेलिंग की जो छोटी मोटी रकमें त्यागी मांगता था, वो उसे देते रहना चाहिए था। मजूमदार बहुत रईस आदमी था। त्यागी की मांग उसके लिए समुद्र में से बूंद निकालने जैसी होती थी। उसके पास ही होंगी, अचला बोली। मुझे तो लौटाई नहीं उसने। बेटा, मजूमदार बोला, मुझे मालूम हुआ है कि आज दोपहर बाद तुम कमर्शियल स्ट्रीट में त्यागी के ऑफिस वाली इमारत के सामने देखी गई थी। मैंने सोचा शायद तुमने। नहीं नहीं, अचला भयभीत भाव से बोली। उसने अपने पापा से लाख दोस्ती सही उसकी अपने पापा से लाख दोस्ती सही, लेकिन ऐसी भयंकर बात स्वीकार कर लेने की ताव वो न ला सकी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसा कुछ नहीं किया? मजूमदार हैरानी से बोला। मेरा मतलब है कि त्यागी की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने कब कहा है तुम्हारा कोई वास्ता है? यूं कूद कर नतीजे पर मत पहुंचो। मैं तो ये कह रहा था कि तफ्तीश के दौरान शायद तुम्हारी चिट्ठियां भी पुलिस के हाथ लग जाएं। मेरी पुलिस कमिश्नर से अच्छी वाकफियत है। वो चिट्ठियां तो मैं वापस हासिल कर ही लूंगा, बिना पब्लिसिटी वापस हासिल कर लूंगा, लेकिन पुलिस कत्ल के हर पहलू पर गौर करेगी, इसलिए वो तुम्हें भी चेक करना चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम थोड़े अरसे के लिए नगर से कहीं बाहर चली जाओ। लेकिन ये तो पहले पूरी बात तो सुन लो। मेरी राय यह है कि तुम विश्वनगर में अपनी मौसी के पास चली जाओ। जो ड्राइवर तुम्हें विश्वनगर छोड़ आएगा वो और तुम्हारी मौसी बाद में पूछे जाने पर यही कहेंगे कि तुम तो दोपहर से ही विश्वनगर में हो। मेरे ख्याल से यह सावधानी बरत लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अचला हैरानी से अपने पापा का मुंह देखने लगी। मैं नहीं चाहता कि त्यागी के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारे ऊपर कोई झूठा लांछन लगे और तुम्हारी कोई गलत किस्म की पब्लिसिटी हो, इसलिए मैं ये सावधानी बरतना जरूरी समझता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है। अच्छी बात है, अचला दबे स्वर में बोली। अगर आप ऐसा कुछ जरूरी समझते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। गुड, मजूमदार संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला और उठ खड़ा हुआ। तुम तैयार हो जाओ, ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा है। तब तक मैं तुम्हारी मौसी को फोन कर देता हूं। और मजूमदार वहां से चला गया। उसके जाते ही अचला भय से पत्ते की तरह कांपने लगी। क्या उसके पापा को मालूम था कि त्यागी का कत्ल उसने किया था? उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। तभी तो वो उसके लिए कोई एलिबाई या शहादत फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर मालूम था तो कैसे मालूम था? कत्ल हो गया था इस बात की उन्हें इतनी जल्दी जानकारी कैसे हो गई? उसे याद आया कि जिस वक्त वो टैक्सी पर घर पहुंची थी, ठीक उसी वक्त उसके पापा भी अपनी कार पर वहां पहुंचे थे। लेकिन उन्हें यह कैसे मालूम था कि वो कमर्शियल स्ट्रीट गई थी? परेशान हाल अचला ने कपड़े बदले, कुछ कपड़े एक सूटकेस में डाले और सूटकेस उठाए कमरे से बाहर निकल आई। वो एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर वो लंबे डग भरती हुई अपने पापा के कमरे में पहुंची। उसके पापा उस वक्त कमरे में नहीं थे। उसके आगे बढ़कर मेज उसने आगे बढ़कर मेज का एक दराज खोला और भीतर झांका। एकाएक उसके मुंह से एक सिसकारी निकली। उसके नेत्र फट पड़े। उसी दराज में से उसने अपने पापा की रिवॉल्वर निकाली थी, लेकिन जो रिवॉल्वर वो त्यागी पर गोली चला चुकने के बाद वहीं फेंक आई थी, वही रिवॉल्वर अब दरवाज में यथास्थान
वहीं पड़ी उसकी तरफ झांक रही थी।